गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? कैसे हैं भाई सब लोग, एक बार बताएं। बढ़िया, अच्छी तैयारी चल रही सब लोगों की? मस्त चल रही है। कपिल ने लिख दिया है, कुमार ने लिख दिया, अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त। जितेंद्र ने लिख दिया, खुशबू ने लिख दिया, बढ़िया। एक सेकेंड। चलो भाई, बहुत बढ़िया। आप लोगों के मैसेज देख लेता हूँ, फिर अपन क्लास शुरू करते हैं, है ना। बहुत 2-3 दिन का गैप हो गया अपना, 2-3 दिन तो नहीं, शायद कल का ही हुआ है। भूल जा रहे हैं पीछे का नहीं भूलना है भाई। प्रीति, मॉक टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर गलत, जो भी गलत लग रहा है आपको रावत, तो हो सकता है वो गलत ना हो, आपको कंफ्यूजन है कि हो सकता है गलत है, लेकिन ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन गलत ही होगा। हो भी सकता है, क्योंकि जो टेक्निकल टीम तो होती नहीं, जो टेस्ट बनाते हैं हम लोग उनको दे देते हैं क्वेश्चन, तो उनसे टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। तो आप लोगों के लिए मैंने बोल रखा है, कोचिंग का जो पर्सनल नंबर है, आप उस पे स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट मैंने ओपन कर दिया है, स्क्रीनशॉट लेके आप मैसेज डाल दो। उसकी अपन अब क्लास रखेंगे, अपनी डाउट सेशन की क्लास चलेगी। आज अपनी थ्योरी की लास्ट क्लास है ना। सर आपका मार्गदर्शन बिल्कुल करते रहेंगे भाई। बहुल जा रहे हैं, खोया हुआ गुरुवर, ठीक है। पीछे सपाट, थोड़ी वॉइस स्लो है। वॉइस स्लो है क्या भाई? बाकी लोगों को तो क्लियर आ रही है। बहुत कम नंबर आ रहे हैं, तो उनके लिए अपन बात करेंगे भाई। 63, देखो ये यहाँ पे मैसेज मत किया करो हर्षित, है ना। व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो आप। हाँ, स्क्रीनशॉट जिन्होंने भेजा है, मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं मेरे पास, करीब 15-20 मैसेज आ चुके हैं कि स्क्रीनशॉट वाले। उनके लिए मैं क्लास रखूंगा, अलग से क्लास रख के, फोन करके आपका डाउट क्लियर नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है। उनके लिए अपनी डाउट सेशन की क्लास चलेगी। चलो फिलहाल अब अपन आज की क्लास को लेते हैं। आज अपनी क्लास है कॉमन सीरोलॉजिकल टेस्ट। इम्यूनोलॉजी का ये लास्ट टॉपिक है। इम्यूनोलॉजी का सिलेबस में आप लोगों ने देखा होगा, एक डिसीज नाम से भी एक टॉपिक मैंने डाल रखा है। डिसीज एक्चुअली जितना भी कुछ पढ़ा है अपन, उसमें ओवरव्यू, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, सब हेमेटोलॉजी, ये सब कुछ ओवरव्यू अपने डिसीज के टॉपिक में आएगा। तो वो अपन सबसे लास्ट में करेंगे। करीब अगले हफ्ते में वो क्लास होगी, गुरुवार शुक्रवार को अपन उसकी क्लास रख लेंगे। लेकिन उससे पहले अपन इम्यूनोलॉजी को कंप्लीट करेंगे। तो थ्योरी में इम्यूनोलॉजी की जो आज की क्लास है वो लास्ट क्लास है। इसके एमसीक्यू पेंडिंग है। दिनेश सर की स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से एमसीक्यू दिनेश सर नहीं कर पाए, तो मैं ही इसके एमसीक्यू कराऊंगा। तो मंडे से इसके अपन एमसीक्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। कॉमन सीरोलॉजिकल टेस्ट, सीरोलॉजी में हम जो जो टेस्ट करते हैं, उसमें जो जो कॉमन है एग्जाम में, वैसे जो जो लिस्ट है सीरोलॉजिकल टेस्ट की, बड़ी लंबी लिस्ट है। लेकिन उसमें एग्जाम के लिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो जो कॉमन टेस्ट हैं, जैसे सीआरपी, एसओ, आर फैक्टर, ये जो टेस्ट हैं वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में उनसे ही क्वेश्चन बनते हैं, उनको ही अपन डिस्कस करेंगे। पहले दे दीजिए कर विवेक, देखो पीडीएफ बन जाती है तो मैं अपलोड कर देता हूँ, अपलोड कर दी है मैंने पीडीएफ, आप देख लेना, ठीक है। चलो, तो वन बाई वन अपन एक एक कैटेगरी के टेस्ट को डिस्कस करते हुए चलते हैं। पहले सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे फिब्राइल एग्लूटिनिन को। फिब्राइल एग्लूटिनिन का डिटेक्शन। फिब्राइल मतलब ऐसे एंटीबॉडीज जिन जो फीवर की कंडीशन में आते हैं। फिब्राइल का मतलब ही होता है फीवर, है ना, फीवर से रिलेटेड जो टर्म है फिब्राइल, इसका मतलब होता है फीवर से रिलेटेड। तो ऐसे एंटीबॉडीज जो किसी फीवर से रिलेटेड होते हैं, उनको अपन फिब्राइल एग्लूटिनिन कहेंगे। तो कोई भी इंफेक्शन डिसीज जिसमें पेशेंट को फीवर के सिम्टम्स आते हैं, उनमें जब ये एंटीबॉडीज बढ़ जाती हैं, और फीवर का हमको मालूम ना हो, तो हमको अगर ये ज्ञात करना हो कि फीवर किस वजह से आ रहा हो, तब हम फिब्राइल एग्लूटिनिन डिटेक्ट करते हैं। तो फिब्राइल एग्लूटिनिन कोई एक टेस्ट नहीं है, एक्चुअली 3-4 टेस्ट अपने ऐसे हैं जो फिब्राइल एग्लूटिनिन के अंदर आते हैं। और जब भी कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें पेशेंट को फीवर आ रहा हो, लेकिन फीवर
हमें ये पता ना हो कि फीवर किस वजह से आ रहा है ना। जैसे मलेरिया के सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, डेंगू के अलग होते हैं, चिकनगुनिया के अलग होते हैं, तो वो सिम्टम्स अलग है। लेकिन कई बार फिर पेशेंट को फीवर ऐसा होता है कि हम उसमें ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि पेशेंट को किस वजह से फीवर आ रहा है। और जितने भी इस तरह की डिसीज हैं जिनमें फीवर आता हो, तो उनको अपन कॉमनली एक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, नॉन ना करके यहाँ पे अननोन है। अननोन मतलब हमको पता नहीं है कि किस वजह से पेशेंट को फीवर आ रहा है, ठीक है। तब हम सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, और हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम करॉस्पोंडिंग बैक्टीरिया के एंटीजन को एग्लूटिनेट करके उनको डिमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, है ना। या तो अपन बैक्टीरिया का कल्चर वगैरह भी कर सकते हैं, है ना। काफी सारे टेस्ट अपने आएंगे जब फीवर किसी पेशेंट को आता है, तो फीवर की कंडीशन में बहुत सारे टेस्ट करने होते हैं ना। मलेरिया भी हो गया, डेंगू भी हो गया, ये भी हैं अपने। लेकिन उनके अलावा कुछ टेस्ट अपने सीरोलॉजिकल में है। सीरोलॉजिकल में कौन कौन से टेस्ट कॉमन है? कॉमन में अपने रवि ने लिखा है वॉइस नहीं आ रही, बाकी के लोग बताएं वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? वॉइस मेरे यहाँ से तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आ रही है, बिल्कुल आ रही है भैया, सभी को आ रही है, क्लियर है बिल्कुल, है ना। कंटिन्यू करता हूं मैं क्लास को, मेरे यहाँ से बिल्कुल क्लियर है आवाज, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन मतलब फीवर पेशेंट को है और पता नहीं चल पा रहा अपन को कि किस वजह से है। तब हम कुछ टेस्ट करते हैं, तो उसमें कॉमन जो टेस्ट है अपना, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है विडाल। विडाल टेस्ट जो होता है वो साल्मोनेला के लिए अपन करते हैं। साल्मोनेला क्या है? एक बैक्टीरिया है, ये अपन ने बैक्टीरियोलॉजी के अंदर डिस्कस किया है। दूसरा है सेट। सेट का जो फुल फॉर्म होता है वो स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है ना। स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट को अपन शॉर्ट फॉर्म में सेट बोलते हैं। कुछ स्टूडेंट जो रहते हैं वो बिडाल का फुल फॉर्म पूछते हैं। मैंने देखा एक दो स्टूडेंट पहले जब क्लास चल रही थी तो पूछते हैं कि सर इसका फुल फॉर्म क्या होगा बिडाल का। तो बिडाल एक्चुअली इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, एक साइंटिस्ट थे उनका सरनेम था बिडाल, तो उन्होंने ही इस टेस्ट को सबसे पहले डायग्नोस किया था, तो उनके नाम पे ही इस टेस्ट का नाम बिडाल है, तो इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है। इसी तरह से एक और टेस्ट होता है वेल फेलिक्स टेस्ट, ये जो होता है वो रिकेट्सिया के लिए होता है। सेट टेस्ट जो होता है वो ब्रूसाला के लिए, है ना। तो तीन टेस्ट जो अपने हैं सीरोलॉजी में, अननोन फीवर ऑफ अननोन रीजन के लिए बिडाल, सेट और वेल फेलिक्स। बिडाल जो होता है वो साल्मोनेला को डायग्नोसिस करने के लिए होता है। साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टाइफाइड फीवर होता है, तो उसको डायग्नोसिस करने के लिए अपन बिडाल करते हैं। सेट टेस्ट जो होता है वो ब्रूसेला की वजह से अगर फीवर आ रहा हो पेशेंट को, तो ब्रूसेला भी एक बैक्टीरिया है, अपन ने डिस्कस किया है। सेट का फुल फॉर्म रावत अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, स्टैंडर्ड, एस मतलब स्टैंडर्ड, है ना, स्टैंडर्ड। ए मतलब एग्लूटिनेशन, एग्लूटिनेशन, ठीक है, और टी मतलब टेस्ट, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म होता है सेट का। वेल फेलिक्स का भी कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये भी उसके साइंटिस्ट के नाम पे है। तो तीन टेस्ट ऐसे हैं जो सीरोलॉजिकल के अंदर आते हैं, जो हमको फीवर को डायग्नोसिस करने के लिए होते हैं। वन बाय वन तीनों को ही अपन डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा बहुत टफ टॉपिक नहीं है अपना सीरोलॉजिकल टेस्ट में। बहुत सारे, लगभग सारे टेस्ट ऐसे हैं, जैसे बिडाल है, एएसओ, सीआरपी, ये सारे टेस्ट आप लोगों ने किसी ना किसी लैब में जरूर लगाए होंगे। कॉमन, एकदम कॉमन टेस्ट है ये, हर लैब में होते ही होते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो निकल के आते हैं और एग्जाम में जब आते हैं तो अपन उनमें कंफ्यूज होते हैं। तो थ्योरी में मैंने कोशिश की है कि ऐसे ही पॉइंट्स को इंक्लूड किया है जो जब एग्जाम में आते हैं तो अपन उनसे कंफ्यूज हो सकते हैं, या फिर जो आपको समझ में ना आए, है ना। प्रैक्टिकल अगर अपन देखें तो बिडाल की प्रोसीजर बड़ी लंबी है, उसमें डायल्यूशन बनाना होता है, डायल्यूशन बना के फिर अपन रिजल्ट देखते हैं, है ना। तो हर एक टेस्ट की प्रोसीजर मैंने यहाँ पे नोट्स में इंक्लूड नहीं की है, सिर्फ वो पॉइंट्स निकाले हैं जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं। तो वो मैंने पॉइंट्स यहाँ पर निकाले हैं, उनको ही मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। बाकी टेस्ट की प्रोसीजर क्या है, कैसे लगाते हैं, ये सभी आप सभी लोगों ने किए हैं, ठीक है। टेस्ट, चलो पहला टेस्ट अपन आते हैं बिडाल। बिल्कुल बहुत ज्यादा कॉमन टेस्ट है, हर लेबोरेटरी में टेस्ट लगता ही लगता है, इतना ज्यादा कॉमन है। और इसमें
ये जो बिडाल टेस्ट लगाते हैं, अपन ने कहा भाई साल्मोनेला टाइफी के लिए लगाते हैं, लेकिन साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन अगर किसी पेशेंट को होता है तो उसमें एंटीबॉडीज तुरंत नहीं बनती। लगभग एक हफ्ते 7 से 8 10 दिन बाद जब भी फीवर आता है किसी पेशेंट को, सिम्टम्स आने जब शुरू होते हैं तो सिम्टम्स आने के लगभग 7 8 दिन बाद जो एंटीबॉडीज होते हैं वो ब्लड में इतने ज्यादा अमाउंट में होते हैं कि अपन उनको डायग्नोसिस कर सकते हैं। उससे पहले अगर अपन टेस्ट लगाए बिडाल, मान लो किसी को साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन है भी, और तो भी अगर हम बिडाल टेस्ट लगाए, अगर तुरंत हमने लगा दिया, इन्फेक्शन के तुरंत बाद लगा दिया, तो बिडाल टेस्ट जो होता है वो नेगेटिव आता है। तो कम से कम 7 से 8 दिन बाद ही हमको ये टेस्ट लगाना चाहिए। किसी को अगर फीवर आना शुरू हुए हैं, अगर सिम्टम्स आने शुरू हुए हैं, तो हमको 7 8 दिन बाद ही बिडाल टेस्ट लगाते, तभी उसका बिडाल जो होता है वो पॉजिटिव आता है। तो ब्लड सैंपल इसका हम हमेशा लेंगे तो कम से कम एक हफ्ते के बाद ही हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिएजेंट के रूप में हम इसमें एंटीजन का सस्पेंशन लेते हैं। एंटीजन सस्पेंशन लेकर अपन बिडाल टेस्ट लगाते हैं। तो एंटीजन में दो तरह के एंटीजन अपन बेसिकली यूज करते हैं। एक सोमेटिक जो ओ कहलाता है, दूसरा फ्लेजलर एच कहलाता है ना। टाइफी के लिए एक बात करेंगे तो टाइफी के लिए दो हैं, एक ओ दूसरा एच। बाकी फिर पैराटाइफी के लिए ए एच और बी एच दो अलग एंटीजन होते हैं। तो अपन इनके एंटीजन का ही सस्पेंशन बनाकर टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो एंटीजन जब अपन बनाते हैं तो एंटीजन बनाने के लिए वो जो एंटीजन होता है उसके लिए अपन ब्लू कलर कोड का यूज करते हैं। अगर आपने बिडाल टेस्ट लगाया होगा तो आपको ध्यान होगा, याद होगा आपको कि आप जब ओ लगाते हैं तो ओ में ब्लू कलर का दिखता होगा। तो ब्लू उसमें कोई एंटीजन का कलर नहीं है, एक्चुअली उसका कलर कोड है, अलग से उसमें कलर कंपाउंड इंडिकेटर को यूज किया गया है। तो ये याद रखना है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं और अपन को कंफ्यूज हो जाते हैं अपन थोड़ा सा, है ना। तो ओ जो एंटीजन होता है इसमें ब्लू कलर का कलर कोड यूज किया जाता है। और एच वाला जो एंटीजन होता है जिसे अपन फ्लेजलर एंटीजन कहते हैं, इसमें पिंक कलर का कलर कोड यूज किया जाता है। बाकी पैराटाइफी के जो दो हैं अपने ए एच और बी एच, इनके लिए भी पिंक कलर के ही कलर कोड यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है ना। एंटीजन सस्पेंशन का अपन यूज करते हैं, 7 से 8 दिन बाद सैंपल लेना चाहिए। प्रोसीजर कैसे करेंगे, है ना, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। अपन को डाइल्यूशन बनाना होता है 1:20, 1:40, 1:, सीरियल, इसको अपन सीरियल डाइल्यूशन कहते हैं। तो ये कैसे बनाएंगे, ये बड़ी लंबी प्रोसेस होती है बिडाल की। बिडाल टेस्ट में हमको सबसे पहले स्लाइड वाला टेस्ट लगाना चाहिए। पहले नंबर पे अपन स्लाइड वाला, जो बेसिक प्रोसीजर है इसकी, पहले अपन इसका स्लाइड टेस्ट लगाते हैं। और स्लाइड टेस्ट कभी भी पॉजिटिव आए तो उसको कंफर्म करने के लिए अपन सेकंड नंबर पे उसका ट्यूब टेस्ट लगाते हैं। तो इसका ट्यूब टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। स्लाइड टेस्ट से ही इसकी रिपोर्टिंग नहीं करना चाहिए ना। एनएबीएल की जो गाइडलाइन है, एनएबीएल की गाइडलाइन ये कहती है कि अगर स्लाइड में बिडाल पॉजिटिव आ रहा है तो उसको सबसे पहले हमको बिडाल को ट्यूब मेथड से कंफर्म करना चाहिए, उसके बाद ही हमको रिपोर्ट में उसको पॉजिटिव देना चाहिए। ट्यूब मेथड से जब अपन करते हैं तब हम उसका सीरियल डाइल्यूशन बनाते हैं। सीरियल डाइल्यूशन बनाने के लिए 1:20, 1:40, 1:80, 1:160, 1:320 और 1:640, इस तरह से अपन डाइल्यूशन बनाते हैं। बुक में तो आपको और ज्यादा और आगे तक डाइल्यूशन मिलेगा, लेकिन कॉमनली 1:640 तक ही अपन डाइल्यूशन बनाते हैं। इससे ज्यादा बनाने की जरूरत अपन को नहीं होती, इतना ही सफिशिएंट होता है। बुक में तो आपको और भी इससे भी आगे मिल जाएंगे, ठीक है। तो गाइडलाइन ये कहती है कि रैपिड स्लाइड टेस्ट अपन जब भी लगाएं तो उसके बाद में अपन को ट्यूब टेस्ट लगाना जरूरी होता है। और जनरली गाइडलाइन अपनी ये भी कहती है भाई, अपनी जो इंडियन की पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन में टाइफाइड इतना कॉमन है कि कई बार बचपन में ये हो भी जाता है और पता भी नहीं चलता, और एंटीबॉडीज बॉडी में बन जाती हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम टेस्ट लगाते हैं तो थोड़ी बहुत एंटीबॉडीज तो आती ही आती हैं, तो अपन उनको पॉजिटिव रिपोर्टिंग नहीं करते। तो जनरली ओ और एच एंटीजन एंटीबॉडी जो है ना, ओ और एच एंटीबॉडी, इनके लिए 80 या उससे ऊपर का ही टाइटर आए, है ना। 80 या ऊपर का टाइटर का मतलब क्या है, जो अपन ने ऊपर डाइल्यूशन बनाए थे
1:20, 1:40, 1:80। तो इससे ऊपर के डायल्यूशन में ही अगर पॉजिटिव आए तभी हमको उसको पॉजिटिव रिपोर्ट करना है। इससे कम के डायल्यूशन में अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम उसकी पॉजिटिव रिपोर्टिंग नहीं करते। ऐसा क्यों? क्योंकि एनएबीएल की गाइडलाइन कहती है कि इंडिया की पॉपुलेशन में 1:20 के एंटीबॉडीज जो है वो लगभग 99% लोगों में इतनी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। टाइफाइड जो है वो हमारी कंट्री में एकदम कॉमन है, ठीक है। और एक बार अगर किसी को टाइफाइड होता है तो एंटीबॉडीज इसकी बहुत जल्दी खत्म नहीं होती, काफी लंबे टाइम तक पूरी लाइफ भी चल सकती है। तो थोड़ी बहुत पॉजिटिव आएगा तो हमको उसको रिपोर्टिंग नहीं करना है। 80 से ज्यादा का टाइटर आएगा तभी हम उसे पॉजिटिव कहेंगे, है ना। अब ज्यादा आने कई बार इसकी फॉल्स रिपोर्टिंग भी होती है। थोड़ी देर पहले ही मैंने एक लाइन आपसे बोली कि एनएबीएल की गाइडलाइन कहती है कि स्लाइड मेथड से अगर किसी का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो उसको कंफर्म जरूर करना पड़ेगा। आपको कंफर्म करने के बाद ही आप उसको विडाल टेस्ट पॉजिटिव देंगे। तो उसके क्या कारण है? कारण तो इसके 7-8 कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से हमको स्लाइड की जगह, स्लाइड के बाद में ट्यूब मेथड करना चाहिए। लेकिन उनमें 2 कारण अपने बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा और भी कारण हैं, लेकिन उनको पढ़ना चाहो तो आप बुक से पढ़ सकते हो, है ना। 2 कारण कौन कौन से हैं? पहला जो कारण है इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनामेस्टिक रिएक्शन। एनामेस्टिक रिएक्शन ये क्या होता है भाई? एनामेस्टिक रिएक्शन जो साल्मोनेला का एच एंटीजन होता है, कई बार इससे मिलते जुलते कुछ दूसरे बैक्टीरिया जिनकी वजह से हमको बैक्टीरिया डिसीज नहीं भी हो रही है ना। कई बार कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे लिए कॉमन सेल्स हैं, अगर वो हमारी बॉडी में हैं या बॉडी में एंटर कर गए हैं तो उनसे भले ही कोई डिसीज नहीं हो रही, लेकिन कई बार वो इसके एच एंटीजन को शेयर कर लेते हैं। शेयर का मतलब क्या हुआ? ये जो बैक्टीरिया होंगे ये उनसे एंटीजन को ले लेंगे और लेने के बाद उनमें भी वो एंटीजन प्रेजेंट हो सकता है ना। तो ऐसा हो सकता है कि जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या दूसरे बैक्टीरिया हैं ये एंटीजन शेयर करने की वजह से शेयर कर लेंगे। तो जो कॉमन सेल बैक्टीरिया हैं अगर वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो उसकी वजह से भी विडाल टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ सकता है। या फिर साल्मोनेला का प्रीवियस इन्फेक्शन भी अगर है तो उस कंडीशन में भी ये जो एंटीबॉडीज हैं ये काफी लंबे टाइम तक बॉडी में रहते हैं। तो मान लो रिसेंटली अगर किसी पेशेंट को अगर साल्मोनेला का इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन अगर 10 साल पहले भी उसको टाइफाइड हुआ था तो वो एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में अगर प्रेजेंट होंगी तब भी विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। तो इसको एक वर्ड में मेडिकल टर्म में बोलते हैं एनामेस्टिक रिएक्शन। तो इसे एनामेस्टिक रिएक्शन की वजह से विडाल टेस्ट जो होता है वो फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है ना। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है। तो अपन जब स्लाइड मेथड से लगाते हैं तो स्लाइड मेथड में इतना डायल्यूशन अपन नहीं बना पाते, तो इसीलिए कहते हैं कि भाई इसको कंफर्म करने के लिए हमको ट्यूब मेथड जरूर करना चाहिए, ठीक है। आप लोगों के मैसेज 2-4 लोगों के मैसेज हैं, मैं थोड़ी देर बाद उनको डिस्कस करूंगा। थोड़ा सा आप पैसेज रख लें, पहले आप इसको थ्योरी को समझ लें, ठीक है। इसके अलावा भाई और क्या कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से फॉल्स पॉजिटिव आ सकता है? फॉल्स पॉजिटिव का मतलब O और H ये जो एंटीबॉडीज हैं इनका टाइटर ज्यादा आएगा तो इसे अपन बोलेंगे ज्यादा आ गया। लेकिन मान लो टाइफाइड नहीं है उसके बाद भी ज्यादा आ रहा है तो अपना फॉल्स पॉजिटिव कहलाता है, ठीक है। क्रोनिक लीवर डिसीज में या कोई इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर, कोई दूसरा इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आर्थराइटिस की कंडीशन हो सकती है, रूमेटॉइड फीवर हो सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है। तो ये कुछ कारण और हैं जिनकी वजह से एंटीबॉडी का टाइटर जो है ये बढ़ सकता है ना। एंटीबॉडी हमारी जो O और H एंटीबॉडी हैं जो साल्मोनेला की एंटीबॉडी हैं, तो ये टाइटर देखो किसी को इन्फेक्शन हुआ पहले एंटीबॉडीज अगर बन भी गई थी तो मान लो थोड़ी मात्रा में है, लेकिन थोड़ी मात्रा के बाद में अगर उनको पेशेंट को कोई दूसरे इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर हुए, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, फीवर हो गया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, लीवर डिसीज हो गई, तो इस कंडीशन में ये जो टाइटर होते हैं इनका लेवल और बढ़ जाता है। तो ऐसे पेशेंट को अगर अपन विडाल टेस्ट लगाएंगे तो विडाल टेस्ट उनका हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। लेकिन इसका पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि उसको साल्मोनेला का रिसेंटली इन्फेक्शन है, हो सकता है उसको पहले कभी इन्फेक्शन हुआ रहा होगा तो उसकी वजह से उसकी एंटीबॉडीज
बॉडी में प्रेजेंट होंगी, इसकी वजह से बिडाल टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। तो ये कुछ कारण है, मैंने सिर्फ 2 ही नोट्स में डाले हैं, लेकिन इसके अलावा आप बुक में देखेंगे तो 6-7 कारण और भी आपको मिल जाएंगे। कॉमन से रीजन है जो आपको बुक में मिलेंगे। नॉर्मली एग्जाम में कई बार अपन को ये चीजें नहीं होती याद, एग्जाम में कई बार लॉजिकली क्वेश्चन बनते हैं तो इस तरह से बन जाते हैं। ठीक है, आगे अपना दूसरा टेस्ट अभी डिस्कस कर रहे थे अपन, सेट। सेट मतलब स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट। ये जो टेस्ट होता है वो ब्रूसेला के लिए होता है, और ब्रूसेला से जो डिसीज होती है उसे अपन ब्रूसेलोसिस कहते हैं, है ना। ब्रूसेलोसिस, ब्रूसेला का इन्फेक्शन मतलब ब्रूसेलोसिस। ठीक है, तो ये जो ब्रूसेलोसिस होता है ये मेनली ब्रूसेला की 2 स्पीशीज से होता है। एक तो ब्रूसेला एवर्टस और दूसरा ब्रूसेला मेलिटेंसिस। 2 स्पीशीज ऐसी हैं जिनसे ब्रूसेलोसिस होता है। इसके अलावा बाकी की जो स्पीशीज होती हैं वो हमारे लिए कॉमन सेल्स की तरह होती हैं। अगर उनका इन्फेक्शन होगा भी तो कई बार सिम्टम्स हमको नहीं आते, कॉमन सेल्स की तरह बाकी की दूसरी स्पीशीज हो सकती हैं। 2 स्पीशीज से ज्यादातर, एक एवर्टस और दूसरा मेलिटेंसिस, इनकी वजह से ब्रूसेलोसिस होता है। ठीक है, अब जब भी ब्रूसेला का इन्फेक्शन होता है तो इसके इन्फेक्शन में एंटीबॉडीज डिसीज की शुरुआत के करीब 10 से 15 दिन के बाद इसकी एंटीबॉडीज ब्लड में दिखना शुरू होती है। ब्लड में इनका टाइटर इतना ज्यादा होगा, मतलब उसको अपन डायग्नोसिस कर पाएंगे करीब 10 से 15 दिन बाद। तो दोनों में थोड़ी सी सिमिलरिटी है बिडाल में, और ये अपन सेट टेस्ट लगा रहे हैं। बिडाल में 1 हफ्ते के बाद, 8 दिन के बाद अपन को टेस्ट लगाना चाहिए, क्योंकि साल्मोनेला का इन्फेक्शन होता भी है तो उसके एंटीबॉडीज थोड़े लेट बनते हैं, 7-8 दिन बाद ब्लड में देखना शुरू होंगे या उनका टाइटर बड़ा होगा। ब्रूसेला की कंडीशन में भी यही होता है कि इसकी एंटीबॉडीज जो होते हैं थोड़े लेट बनते हैं, 10 से 15 दिनों के बाद उनकी एंटीबॉडीज ब्लड में दिखना शुरू होंगे और उनको हम डायग्नोसिस कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन एक खास बात है ब्रूसेला में, इन्हें इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। ब्रूसेलोसिस में जो एंटीबॉडीज बनती हैं इनमें टाइटर एकदम से बढ़ता है, एकदम से इसका जो टाइटर जो होता है वो हाई लेवल पे पहुंच जाता है ना। साल्मोनेला की कंपैरिजन में इसके जो एंटीबॉडीज होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं, है ना। एक बार पहले तो 10 से 15 दिन बाद तो दिखते नहीं है, लेकिन 10 से 15 दिन बाद जब एंटीबॉडीज बनेंगे तो उनका टाइटर बड़ा हो जाता है, ज्यादा भी हो सकता है, और इतना ज्यादा होने की वजह से ये प्रोजोन फिनोमेना की वजह से फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट भी आ सकती है। अब ये प्रोजोन फिनोमेना क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोजोन फिनोमेना, है ना। मैं इस लाइन पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, एग्जाम में कभी आया नहीं प्रोजोन फिनोमेना आज तक, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये प्रोजोन फिनोमेना। प्रोजोन फिनोमेना में क्या होता है भाई? प्रोजोन फिनोमेना का मतलब होता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का टाइटर सेम होना चाहिए। अगर किसी एक चीज का टाइटर बहुत ज्यादा मात्रा, बहुत ही ज्यादा मात्रा में है तो ऐसी कंडीशन में एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन नहीं हो पाता, तब उनमें एग्लूटिनेशन नहीं हो पाती, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्कस करूं मैं, जैसे कि अपन ने जब एंटीजन एंटीबॉडी पढ़ रहे थे, है ना, ये अपनी मान लो एंटीबॉडी है ना, और ये अपनी मान लो एंटीजन है। तो अगर एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों का जो रेशो है, मान लो एंटीबॉडी 10 है और एंटीजन 20 है, तो दोनों में बहुत अच्छे से आराम से रिएक्शन हो जाएगी, और आराम से रिएक्शन होने की वजह उनमें एग्लूटिनेशन आराम से दिख सकती है। लेकिन कभी कोई ऐसी सिचुएशन आई कि एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा मात्रा में हो गई और एंटीजन कम मात्रा में है। एंटीबॉडीज मान लो यहाँ पर अपन ने कह रहा भाई 20 एंटीजन और एंटीबॉडी 10 थे, है ना, फॉर एग्जाम्पल, मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको समझाया, बताया। फॉर एग्जाम्पल आप गैस करो कि एंटीबॉडीज हो गई 1000 और एंटीजन है सिर्फ 10 या 20। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो एंटीजन के चारों तरफ एंटीबॉडीज इतनी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होंगी कि उनमें रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो रिएक्शन नहीं होने की वजह से एग्लूटिनेशन नहीं हो पाती, और जब एग्लूटिनेशन नहीं हो पाएगी तो भले ही उसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट है, एंटीबॉडी तो प्रेजेंट है क्योंकि उसमें अपन ने कहा कि भाई एंटीबॉडी है मतलब इन्फेक्शन होगा, है ना, लेकिन एंटीबॉडी से इतनी ज्यादा मात्रा में है कि उसमें एग्लूटिनेशन नहीं हो पा रहा। इस कंडीशन में टेस्ट जो होता है वो फॉल्स नेगेटिव आता है। जितने भी जो हमारे इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जो एंटीजन एंटीबॉडी पे बेस्ड होते हैं, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी
जैसे अपन कार्ड वगैरह में भी टेस्ट लगाते हैं, या फिर ब्लड, आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि ब्लड ग्रुप लगाते हैं जब भी अपन, तो ब्लड ग्रुप को बाद में नॉर्मल सलाइन के साथ डाइल्यूट करके भी देखना चाहिए। तो ऐसा क्यों? तो क्योंकि उसमें भी प्रोजोन फिनोमेना हो सकता है। जहां पर भी अपन एंटीजन एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं, वहां पर ये प्रोजोन फिनोमेना हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा कंडीशन हो सकती है कि कोई एक चीज की या तो एंटीजन या एंटीबॉडी, अगर एंटीबॉडी बहुत ज्यादा मात्रा में हुई तब भी एग्लूटिनेशन नहीं हुई, या एंटीबॉडी के कंपैरिजन में एंटीजन बहुत ज्यादा हुए तब भी उनमें एग्लूटिनेशन नहीं होगी, तब एग्लूटिन ये जो है वो रिजल्ट फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। तो फॉल्स नेगेटिव ना आए, वो जो एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा मात्रा में है उनको दूर दूर करने के लिए ही हम नॉर्मल सलाइन से डाइल्यूट करते हैं। जो अपन टेस्ट लगाते हैं, जैसे आप कार्ड टेस्ट लगाते हैं, तो कार्ड टेस्ट में भी सैंपल के बाद में हम नॉर्मल सलाइन का एक डाइल्यूशन ऐड करते हैं। जैसे आप डाइल्यूएंट यूज करते हैं, जैसे HbAcG लगाते हो आप कार्ड के थ्रू, या HC भी लगाते हो। तो कार्ड में जब आप लगाते हो तो पहले ब्लड का सैंपल डाला अपन ने, सीरम का एक ड्रॉप डाली, उसके बाद में अपन नॉर्मल सलाइन या डाइल्यूएंट ऐड करते हैं, है ना। वो जो डाइल्यूएंट आता है उसमें एक्चुअली नॉर्मल सलाइन ही होता है, ज्यादा कुछ होता नहीं। बफर, हाँ बफर, एक्चुअली अपन बफर यूज करते हैं। तो बफर शब्द इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उसका पीएच एकदम फिक्स होता है ब्लड के पीएच के बराबर, और साथ में उसमें प्रिजर्वेटिव यूज होते हैं, है ना। बहुत बढ़िया। तो बफर, अपन को बफर बोलना चाहिए, नॉर्मल सलाइन जो रहता है वो एक्चुअली बफर होगा। तो बफर का जो ऐड करने का जो कारण होता है वो यही होता है कि प्रोजोन फिनोमेना ना हो। और प्रोजोन फिनोमेना का मतलब क्या हुआ कि अगर एंटीबॉडीज ज्यादा हुई सैंपल में, तो वो एंटीबॉडीज डाइल्यूट करने की वजह से वो एंटीबॉडीज जो होती है वो दूर दूर हो जाती हैं। तो दूर दूर होने से एग्लूटिनेशन दोबारा से हो जाएगी। और अगर एंटीबॉडी ज्यादा होने की वजह से अगर नेगेटिव रिजल्ट आ रहा हो तो वो नहीं आएगा। ठीक है, प्रोजोन फिनोमेना बड़ा अच्छा वर्ड है ये, है ना। एक स्टूडेंट ने लिखा भी है कि NHM में आया था ये प्रोजोन फिनोमेना, क्वेश्चन बन सकते हैं इसे, है ना। तो इसीलिए अब ये ब्रूसेला के केस में प्रोजोन फिनोमेना और ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज हाई टाइटर में बनती हैं, हाई टाइटर बनेगा। तो इसकी वजह से हम इसका स्क्रीनिंग कभी भी स्लाइड टेस्ट से नहीं करते। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बिडाल में और सेट टेस्ट में। बिडाल में NABL की गाइडलाइन ये कहती है कि बिडाल में पहले स्लाइड मेथड करना चाहिए, बाद में ट्यूब मेथड करना चाहिए। लेकिन NABL की गाइडलाइन ब्रूसेला के बारे में ये कहती है कि इसमें हमको कभी भी स्लाइड टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एंटीबॉडी ज्यादा हुए तो स्लाइड टेस्ट में ये हमेशा नेगेटिव आएगा। और हमेशा नेगेटिव क्यों आएगा? प्रोजोन फिनोमेना की वजह से, क्योंकि ब्रूसेला के केस में एंटीबॉडीज ज्यादा बनती हैं, तो इसमें प्रोजोन फिनोमेना भी ज्यादा होता है। ठीक है, इसी तरह से तीसरा एक और टेस्ट है हमारा वेल फेलिक्स। वेल फेलिक्स जो टेस्ट होता है ना, ये हम रिकेट्सिया के लिए करते हैं, रिकेट्सियल इन्फेक्शन के लिए करते हैं। इसमें जो हम एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं, ये हेट्रोफाइल एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं। हेट्रोफाइल एंटीबॉडी का मतलब क्या हुआ, ये आपको अगली लाइन में समझ में आएगा। ये टेस्ट जो होता है वो अपन रिकेट्सिया के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में जब हम इसको टेस्ट लगाते हैं तो प्रोटियस बल्गेरिस के जो एंटीजन, प्रोटियस बल्गेरिस के जो एंटीबॉडीज हैं, उनके साथ ये क्रॉस लिंक करके हम उसको डिटेक्ट करते हैं। वेल फेलिक्स जब हम टेस्ट लगाएंगे तो वेल फेलिक्स में प्रोटियस वल्गेरिस के जो एंटीजन होते हैं, है ना, कुछ स्ट्रेन है इसके, OX19, OX2, ये स्ट्रेन के नाम है। स्ट्रेन मतलब प्रोटियस बल्गेरिस के कुछ स्पीशीज हैं, उनसे अपन सोमेटिक एंटीजन निकालते हैं, और उनके एंटीजन और रिकेट्सिया के एंटीजन दोनों को कंबाइंड करके अपन एंटीबॉडीज को पता करते हैं। तो अपन इसको कहते हैं वेल फेलिक्स जो होगा, इसमें अपन हेट्रोफाइल एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं। टाइफस, बहुत बढ़िया, टाइफस। वेल फेलिक्स जो होगा वो रिकेट्सिया जो होता है वो टाइफस, स्क्रब टाइफस डिसीज कॉज करता है ना। ये अपन ने बैक्टीरियोलॉजी में डिस्कस किया है, बहुत बढ़िया जीतन, है ना। तो स्क्रब टाइफस को डिटेक्ट करने के लिए अपन वेल फेलिक्स करेंगे, टाइफाइड को डिटेक्ट करने के लिए अपन बिडाल करते हैं। ठीक, तो ये तीन टेस्ट जो है वो अपने फीवर ऑफ अननोन रीजन, क्यू फीवर भी अपन उसको बोलते हैं, बहुत बढ़िया दीपक रेसमा ने, एक दो लोगों ने बोला है ना, क्यू फीवर की कंडीशन में। अब क्यू फीवर का मतलब ही है फीवर ऑफ अननोन रीजन, जिसमें फीवर पेशेंट को आ रहा है लेकिन अपन को पता नहीं चल पा रहा हो। ठीक है,
चलो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आप लोगों के मैसेज देख लेता हूँ, फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो कॉनिकल फेलिक्स ट्यूब का यूज करते हैं। नहीं, फेलिक्स ट्यूब नहीं है प्रियंका इसमें। एक बार आप बताओ, मैंने कभी फेलिक्स वगैरह टेस्ट नहीं लगाया। बेल फेलिक्स फेलिक्स ट्यूब के नाम के आधार पर है क्या? चलो एंटीसरा जैसे कि ऐड करते हैं, जैसे उसमें एंटी एक्रीफ्लेविन यूज करते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, है ना। जैसे अपन ब्लड ग्रुप में एक्रीफ्लेविन करते हैं, इस तरह से अपन इसमें भी कलर कोड यूज करते हैं। ठीक। चलो रावत ने लिखा है बिडाल टेस्ट इंपोर्टेंट है। बिल्कुल, बिडाल टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बनते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, दीपक ने सही लिखा है। स्लाइड टेस्ट जो होता है वो एक तरह से सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। अपन उसको उससे यही मालूम चलता है कि इन्फेक्शन है या नहीं है। ठीक है, अब कितने ज्यादा मात्रा में है ये डिटेक्ट करने के लिए अपन को ट्यूब मेथड करना चाहिए। ठीक। रैपिड टेस्ट किट भी अपन कर सकते हैं, हालांकि रैपिड को एनएवीएल गाइडलाइन अच्छी नहीं मानती। ठीक। कितनी ट्यूब यूज करते हैं टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए? ऐसा क्वेश्चन आया था, ठाकुर ने लिखा था। एक बार आप प्रीवियस पे देखो, प्रैक्टिकल पार्ट से भी क्वेश्चन बन जाते हैं लेकिन कम बनते हैं। लेकिन आप लोगों को एक बार प्रैक्टिकल पार्ट में टेस्ट लोगों आप लोग देख लेना कि कैसे पूरा टेस्ट लगाते हैं। ठीक। हाँ, बिडाल टेस्ट के लिए अपन पहला भी, अगर मान लो इन्फेक्शन लग रहा है कि बिडाल है, किसी को टाइफाइड है, तो बिडाल की जगह अपन पहले वीक के अंदर ही अपन को डायग्नोसिस करना हो तो अपन ब्लड कल्चर टेस्ट लगाते हैं। बिल्कुल ठीक। चलो, एक आर साहब ने लिखा कि 12 ट्यूब लिखते हैं, दे लेते हैं। बढ़िया, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। चलो, अगला टेस्ट है अपना एएसओ। सीरोलॉजिकल टेस्ट में अब अगला बड़ा कॉमन टेस्ट है एएसओ। ये भी लगभग लगभग हर एक लेबोरेटरी में होता ही है, होता है एएसओ। एएसओ है ना। एएसओ टेस्ट जो अपन करते हैं, इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि अपन किसके लिए करते हैं। एंटी एएसओ का फुल फॉर्म जो होता है वो एंटी स्टेप्टोलाइसिन ओ होता है ना। कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि एएसओ का फुल फॉर्म क्या है, सीआरपी का फुल फॉर्म क्या है, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए, एएसओ मतलब एंटी स्टेप्टोलाइसिन ओ, है ना। तो स्टेप्टोलाइसिन जो शब्द है, स्टेप्टोलाइसिन एक्चुअली स्टेप्टोकोकाई के द्वारा प्रोड्यूस एक टॉक्सिन है। ये जो होता है ये टॉक्सिन, हमारे अपन ने जब बैक्टीरिया पढ़ रहे थे, बैक्टीरिया में जब अपन पढ़ रहे थे तो बैक्टीरिया में अपन ने देखा ज्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। उनमें से भी ग्राम पॉजिटिव वाले जो बैक्टीरिया हैं वो ज्यादा मात्रा में टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। तो स्ट्रेप्टोकोकाई जो एक बैक्टीरिया है, ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। तो उसमें टॉक्सिन में दो तरह के टॉक्सिन होते हैं, हीमोलाइसिन टॉक्सिन। हीमोलाइसिन टॉक्सिन मतलब जो अपने ब्लड को हीमोलिसिस कर देते हैं, है ना। तो दो तरह के हैं उसमें, एक ऑक्सीजन लेवाइल, दूसरा ऑक्सीजन स्टेबल। ऑक्सीजन लेवाइल जो होता है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बहुत ज्यादा हीमोलाइसिन करता है। दूसरा ऑक्सीजन स्टेबल होता है ना। जैसे अपन एएसओ की बात कर रहे हैं तो एएसओ है ना, इसमें एसओ का मतलब है स्टेप्टोलाइसिन ओ, और यहां पर ओ का मतलब है ऑक्सीजन लेवाइल। स्टेप्टोलाइसिन इसी तरह से एक और टॉक्सिन होता है स्टेप्टोलाइसिन एस। एस जो होगा वो स्टेबल, ऑक्सीजन स्टेबल होगा। तो दोनों का मतलब क्या है, लेवाइल और स्टेबल का मतलब? लेवाइल का मतलब ये है कि ये वाला जो टॉक्सिन होगा ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस जहां पर होती है उसमें ज्यादा मात्रा में हीमोलिसिस करता है। तो अपनी आरबीसी जो होती हैं वो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती हैं। तो ये वाला जो टॉक्सिन होगा ये आरबीसी का ब्रेक डाउन ज्यादा मात्रा में करता है। ठीक है, तो ये इसी टॉक्सिन को अपन डिटेक्ट करते हैं एएसओ टेस्ट के अंदर। और इस टॉक्सिन के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनेगी, है ना, ध्यान देना आप, बैक्टीरिया के अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं हो रही। यहां पर बैक्टीरिया का जो टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है, टॉक्सिन कौन सा है, स्टेप्टोलाइसिन ओ, इसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडीज बन रही हैं उसको डिटेक्ट करते हैं अपन एएसओ माध्यम, एएसओ टेस्ट के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें स्टेप्टोलाइसिन ओ जो होता है ये इम्यूनोजेनिक होता है। होस्ट में ये एंटीबॉडीज
प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्ट्रेप्टोकोकाई जब ये वाला टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, है ना, तो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ की वजह से हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनेंगी और उन एंटीबॉडी को डिटेक्ट करके अपन ये पता कर सकते हैं कि पेशेंट को स्ट्रेप्टोकोकाई का इन्फेक्शन है या नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोलाइसिन के अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी है उसी को ही अपन एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ कहते हैं या फिर अपन एएसओ कहेंगे। उन्हीं एंटीबॉडी का डिटेक्ट करके अपन एएसओ टेस्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एएसओ एंटीबॉडीज का डिटेक्शन पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल डिसऑर्डर जैसे कि रूमेटॉइड फीवर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इस तरह के में बहुत ज्यादा यूज होता है। स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन एक बार किसी को हुआ, अब देखो स्ट्रेप्टोकोकल का जो इन्फेक्शन होता है इसमें क्या होता है कि अगर बैक्टीरिया जब तक हमारी बॉडी में है तब तक बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं आएंगे। जो सिम्टम्स आते हैं वो एक अलग आते हैं ना, उनके लिए फिर अपन कल्चर करते हैं। जैसे पस वगैरह बन गया तो पस कल्चर कर दिया अपन ने, ब्लड कल्चर भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार सिम्टम्स थोड़े लेट आते हैं, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल पोस्ट इन्फेक्शन होते हैं। तो पोस्ट इन्फेक्शन वाले जो सिम्टम्स हैं उन्हीं के लिए ही अपन एएसओ टेस्ट करते हैं। मतलब अगर अपन को ये देखना हो कि स्ट्रेप्टोकोकाई का इन्फेक्शन था लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है का मतलब क्या है कि उसके जो टॉक्सिन प्रोड्यूस हो चुके थे उनकी वजह से हमारी बॉडी में वो टॉक्सिन की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनको डिटेक्ट करने के लिए अपन एएसओ टेस्ट करते हैं। तो बेसिकली एएसओ टेस्ट जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए होता है। ये बात तो बिल्कुल समझ में आ रही है कि अपन इसमें ये देखते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकाई का इन्फेक्शन था या नहीं था। लेकिन अपन था की बात कर रहे हैं। था मतलब अगर किसी को रिसेंटली इन्फेक्शन होगा तो उसमें एंटीबॉडीज उस टाइम पे कम होंगी, टॉक्सिन कम होगा। बाद में जो टॉक्सिन होता है उसके सिम्टम्स थोड़े लेट बनने शुरू होते हैं। तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल डिसऑर्डर को डायग्नोसिस करने के लिए अपन एएसओ टेस्ट करेंगे। अब कौन से डिसऑर्डर होते हैं? रिमोटेड फीवर, ये टॉक्सिन की वजह से फीवर पेशेंट को आता है तो उसको अपन रिमोटेड फीवर कहते हैं, है ना, बहुत बढ़िया रावत ने लिखा। इसी तरह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये कुछ प्रॉब्लम है जो स्ट्रेप्टोकोकस के इन्फेक्शन में होंगी लेकिन उनका जो सिम्टम्स आते हैं वो थोड़े लेट आते हैं। उस कंडीशन में बैक्टीरिया बॉडी में ना भी हो तब भी ये लेट तक सिम्टम्स चलते रहते हैं, तो उनको ही डायग्नोसिस करने के लिए अपन एएसओ टेस्ट का वाइडली यूज करते हैं। ठीक है, अगर रिसेंटली इन्फेक्शन है स्ट्रेप्टोकोकस का तो उस कंडीशन में अपन कल्चर कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये सिम्टम्स ऐसे हैं, रिमोटाइड फीवर हो गया है या नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो गया है, तो ये सिम्टम्स ऐसे हैं, ये तब आते हैं जब बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है लेकिन उससे जब टॉक्सिन रिलीज होते हैं तो टॉक्सिन रिलीज होने की वजह से ये इन्फेक्शन या ये डिसऑर्डर आते हैं, ये सिम्टम्स आते हैं। उनको डिटेक्ट करने के लिए अपन एएसओ करेंगे। अगर रिसेंटली है तो रिसेंटली के लिए अपन कल्चर कर सकते हैं, है ना। क्योंकि जब तक ये सिम्टम्स आते हैं तब तक बैक्टीरिया जो होता है वो एब्सेंट हो जाता है। तो बैक्टीरिया एब्सेंट हो जाता है तो अपन इन मामलों में जैसे रूमेटॉइड फीवर है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, तो इसमें अपन कल्चर नहीं कर सकते, कल्चर करके अपन नहीं देख सकते। इसके लिए अपन एएसओ टेस्ट लगा के उनको इन्फेक्शन को देखते हैं। ठीक, एएसओ टेस्ट करेंगे कैसे? तो बड़ा सिंपल है, आप लोगों ने सब किए हैं। एएसओ, सीआरपी, आरए, इन टेस्ट की प्रोसीजर बिल्कुल सेम होती है और लगभग लगभग सब में सेम होती है। जितने भी टेस्ट हैं ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे बेस्ड होते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे मतलब अपन को अगर अपन को एंटीजन डिटेक्ट करना है तो अपन एंटीबॉडी मिक्स करके देखेंगे। अगर अपन को एंटीबॉडी डिटेक्ट करना है तो अपन कोई एंटीजन को ऐड करके उनकी रिएक्शन देखेंगे और अगर उनकी रिएक्शन हो रही है, एग्लूटिनेशन हो रही है, प्रेसिपिटेशन हो रही है तो टेस्ट पॉजिटिव होगा, नहीं तो नेगेटिव होगा। तो प्रोसीजर जितने भी ये टेस्ट हैं उनकी लगभग सेम होती है ना। देखो अब एक स्टूडेंट ने लिखा है ये आर्थराइटिस प्रोफाइल के अंदर, काजल ने लिखा है आर्थराइटिस प्रोफाइल के अंदर आते हैं अपने ये सब, एएस हो गया, सीआरपी हो गया, है ना। आर्थराइटिस प्रोफाइल के अंदर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये आर्थराइटिस जो होती है वो ऑटोइम्यून डिसीज होती है। इसमें अपनी बॉडी में अपने आप एंटीबॉडीज बनती हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए अपन ये सारे टेस्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, चलो
आगे बढ़ते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट में। अपना अगला टेस्ट जो है वो सिफिलिस के लिए है। सिफिलिस, सिफिलिस डिसीज के बारे में अपन ने बैक्टीरियोलॉजी में पढ़ा था। एक बैक्टीरिया से होती है ये, और बैक्टीरिया जो है वो ट्रिपनोमा पैलिडियम, ट्रिपनोमा पैलिडियम की वजह से सिफिलिस होता है। तो उसके लिए जो अपन टेस्ट करेंगे, उन टेस्ट को अपन दो पार्ट में, दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। दो ग्रुप कौन कौन से हैं भाई इसके? पहला ग्रुप इसका जो है वो है नॉन ट्रिपनोमल एंटीजन को का यूज करना। नॉन ट्रिपनोमल का मतलब क्या है कि अपन यहां पर ट्रिपनोमा पैलिडियम का एंटीजन का यूज नहीं करेंगे, कोई दूसरा एंटीजन यूज करेंगे, या फिर अपन ट्रिपनोमा पैलिडियम का ही एंटीजन यूज करके भी सिफिलिस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सिफिलिस को डिटेक्ट करने की दो मेथड हो गई अपनी, दो तरह की मेथड हो गई अपनी, है ना। दो तरह की मेथड कौन कौन सी? पहली, या तो अपन नॉन स्पेसिफिक टेस्ट करें। नॉन स्पेसिफिक मतलब अपन ट्रिपनोमा पैलिडियम का एंटीजन का यूज ना करके कोई दूसरा एंटीजन का यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला यही ग्रुप हो गया अपना। थोड़ा आज बोर्ड हैंग कर रहा है भाई, एक सेकेंड, ठीक है। पहला ग्रुप ऐसा जिसमें ट्रिपनोमा पैलिडियम का यूज, एंटीजन का यूज नहीं करते, और दूसरा ग्रुप ऐसा है जिसमें अपने ट्रिपनोमा पैलिडियम एंटीजन का यूज करेंगे। तो जिसमें एंटीजन का यूज करते हैं उसको अपन इसका स्पेसिफिक टेस्ट कहते हैं, और जिसमें यूज नहीं करते उसको अपन नॉन स्पेसिफिक टेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो नॉन स्पेसिफिक में अपन क्या करेंगे भाई? चलो, मक्खी परेशान कर रही भैया आज तो। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। मक्खी परेशान कर रही है आज। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, जब तक आपको दिख रहा होगा। आ, तो पहला वाला जो ग्रुप है इसमें अपन कार्डियोलिपिन एंटीजन का यूज करते हैं। कार्डियोलिपिन एंटीजन का यूज करके अपन रिएजेंट एंटीबॉडी का पता करते हैं। अब रिएजेंट एंटीबॉडी है ना, पहला वाला जो ग्रुप है इसमें अपन ने क्या किया है? रिएजेंट एंटीबॉडी का पता कर रहे हैं अपन। अब रिएजेंट एंटीबॉडी का मतलब क्या है? रिएजेंट एंटीबॉडी जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, और लेकिन ये ट्रिपनोमा पैलिडियम वाले पेशेंट में ये पाई जाती है। ट्रिपनोमा पैलिडियम का जब इन्फेक्शन होगा तो उस कंडीशन में ये एंटीबॉडी पाई जाएंगी, रिएजेंट एंटीबॉडी। अब ये रिएजेंट एंटीबॉडी का मतलब क्या है? ट्रिपनोमा पैलिडियम जो बैक्टीरिया होता है ना, जब ये बैक्टीरिया किसी सेल पे अटैक करेगा तो सेल्स के अंदर से जो पार्टिकल निकलेंगे, जो सब्सटेंस निकलेंगे, उनके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनती है वो अपनी रिएजेंट एंटीबॉडी कहलाती है ना। तो उन एंटीजन को ही डिटेक्ट करके अपन इसमें टेस्ट में सिफिलिस को पता लगाते हैं, है ना। समझ में आ रहा है आपको क्या हुआ है यहाँ पर? ट्रिपनोमा पैलिडियम, जब जब भी इन्फेक्शन होगा ट्रिपनोमा पैलिडियम का, तो उसकी वजह से सेल्स के अंदर से कुछ पार्टिकल, कुछ सब्सटेंस निकलेंगी, है ना। तो उनके अगेंस्ट में अब जो सब्सटेंस कौन से निकल सकते हैं? कार्डियोलिपिन निकल सकता है, इसी तरह से और दूसरे है कोलेस्ट्रॉल वगैरह निकल सकता है। तो उसके अगेंस्ट में जब एंटीबॉडी बनती है तो उनको अपन रीजेंट एंटीबॉडी कहते हैं। तो अगर ये रीजेंट एंटीबॉडी है, इसका मतलब पेशेंट को ट्रिपनोमा पैलिडियम का इन्फेक्शन है ना। तो अपन इन्हीं एंटीबॉडी को डिटेक्ट करके अपन सिफिलिस को टेस्ट को लगाते हैं, है ना। अब इसमें जो एंटीजन है ये नॉन स्पेसिफिक है, हो सकता है किसी दूसरे इन्फेक्शन की वजह से एंटीजन बना हो। तो इसलिए ये वाले जो टेस्ट होते हैं ये थोड़े से नॉन स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। स्क्रीनिंग के लिए अपन इन टेस्ट को कर सकते हैं। कौन कौन से हैं इसमें? दो बड़े इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं। पहला है बीडीआरएल। बीडीआरएल मतलब
इसका भी फुल फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बेनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी। बीडीआरएल का फुल फॉर्म जो होगा वो बेनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी होगा। और इसी तरह से एक और टेस्ट है आरपीआर। आरपीआर मतलब रैपिड प्लाज्मा रीजन। ये जो दो टेस्ट होते हैं ये मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं, कहीं कहीं पर बीडीआरएल, कहीं कहीं पर आरपीआर। आरपीआर अभी के टाइम पर सबसे ज्यादातर यूज किया जाता है, आरपीआर मोस्ट कॉमनली यूज मेथड हो गई है। ठीक है, दो तरह के टेस्ट जो है वो ज्यादातर हैं। इसी तरह से एक टेस्ट और भी है बासरमैन। बासरमैन टेस्ट जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट होता है, लेकिन ये जो टेस्ट है ये आउटडेटेड हो चुका है, कॉम्प्लिकेटेड था, टाइम कंज्यूमिंग था, तो इसका यूज नहीं किया जाता बासरमैन का। सिर्फ आपको नॉलेज होना चाहिए कि बासरमैन टेस्ट नाम था एक टेस्ट का, जो कि सिफिलिस के लिए हम यूज करते थे, लेकिन अब इसका यूज नहीं किया जाता। बस कभी एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि सिफिलिस के लिए हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं, ऑप्शन में अगर आरपीआर है, बीडीआरएल है और अगर बासरमैन भी है, तो इसका मतलब बासरमैन का टेस्ट का भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अपन अब इसका यूज करते नहीं है। ठीक है, ये जो रीजेंट एंटीबॉडी होती है ये यूजुअली एक्टिव, अगर डिसीज एक्टिव है तो उसी कंडीशन में ही प्रेजेंट होती हैं। अदरवाइज ये एंटीबॉडी जो होती है वो बाद में अपने आप उनका जो लेवल होता है वो कम हो जाता है ना। रीजन एंटीबॉडी है क्या? रीजन एंटीबॉडी डायरेक्ट बैक्टीरिया के अगेंस्ट नहीं बन रही है। रीजन एंटीबॉडी उस सब्सटेंस के अगेंस्ट में बन रही है जो किसी सेल से प्रोड्यूस हो रहे हैं उस इन्फेक्शन की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से। अब इसका इन्फेक्शन अगर हो रहा है ट्रिप्नोमा पैलिडियम का वजह से, ट्रिप्नोमा पैलिडियम का अगर इन्फेक्शन है तो कुछ एंटीजन प्रोड्यूस करती हैं सेल्स, जिसमें कार्डियोलिपिन हो गया, अपना कोलेस्ट्रॉल हो गया, है ना, लेसिथिन हो गया, लेसिथिन भी एक एंटीजन प्रोड्यूस करती हैं सेल्स। तो उन ये जो प्रोटीन वाले जो एंटीजन है इनके ही अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बनेंगी उन्हीं को अपन रीजन एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो ग्रुप है, दूसरा है अपना स्पेसिफिक, जिसमें अपन ट्रिप्नोमा पैलिडियम के अगेंस्ट में ही जो एंटीबॉडी बनती है उनको डिटेक्ट करते हैं ना। ये वाले जो टेस्ट होंगे इसमें अपन ट्रिप्नोमा पैलिडियम के या फिर उनके कोई कंपोनेंट है उनके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी बन रही है उनको अपन डिटेक्ट करते हैं। तो ये वाले जो टेस्ट होते हैं ये सिफिलिस के लिए स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, लेकिन उनकी प्रोसीजर थोड़ी लंबी होती है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो रूटीनली अपन इनका यूज नहीं करते। ध्यान देना आप, सिफिलिस के लिए जो अपन ने शुरुआत में पढ़े बीडीआरएल, आरपीआर, ये स्पेसिफिक भले ही नहीं है, लेकिन टेस्ट करने के लिए बहुत सिंपल है, मेथड बड़ी सिंपल है और आसानी से कर सकते हैं अपन। तो कॉमनली अपन नॉन स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं, लेकिन अगर नॉन स्पेसिफिक टेस्ट मतलब अगर बीडीआरएल में या आरपीआर टेस्ट में अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो एनएबीएल की गाइडलाइन ये कहती है कि कभी भी हम बीडीआरएल से या फिर आरपीआर टेस्ट में अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कभी भी हमको रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं देना। उनको आगे कंफर्म करने के लिए अपन को स्पेसिफिक टेस्ट करना चाहिए, स्पेसिफिक टेस्ट, है ना। स्पेसिफिक टेस्ट कौन कौन से हैं भाई? स्पेसिफिक टेस्ट में अपने सिफिलिस के लिए 3 टेस्ट हैं। पहला है ट्रिप्नोमा पैलिडम इमोबिलाइजेशन टेस्ट, शॉर्ट फॉर्म में इसको अपन टीपीआई कहते हैं ना। कई बार फुल फॉर्म से क्वेश्चन बनते हैं तो टीपीआई का फुल फॉर्म ट्रिप्नोमा पैलिडियम, टीपी मतलब ट्रिप्नोमा पैलिडियम, है ना, ट्रिप्नोमा पैलिडियम इमोबिलाइजेशन टेस्ट। दूसरा है फ्लोरोसेंट ट्रिप्नोमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट, शॉर्ट फॉर्म में एफटीए एबीएस, एबीएस मतलब एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन टेस्ट, है ना। एफटीए मतलब फ्लोरोसेंट ट्रिप्नोमल एंटीबॉडी। तीसरा टेस्ट है ट्रिप्नोमा पैलिडम हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट। ये कॉमनली टेस्ट है, कॉमन मतलब वाइडली यूज जाता जगह पर ट्रिप्नोमा पैलिडम हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट किया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको अपन टीपीएचए कहते हैं, ज्यादा अच्छा टेस्ट माना जाता है ये। ठीक है, तो वैसे तो मोस्ट वाइडली जो यूज होते हैं वो बीडीआरएल और आरपीआर का अपन यूज करते हैं। बासरमैन टेस्ट था लेकिन अब यूज नहीं किया जाता। लेकिन ये जो टेस्ट हैं बासरमैन हो गया, बीडीआरएल, आरपीआर होते हैं, ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं। नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि किसी दूसरे बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की कंडीशन में भी ये टेस्ट पॉजिटिव आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी पेशेंट में टेस्ट पॉजिटिव आ रहा हो लेकिन उसको इन्फेक्शन ट्रिप्नोमा पैलिडियम का ना हो, क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक है, ये
रीजेंट एंटीबॉडी अपन देख रहे हैं इसमें अपन, तो रीजेंट एंटीबॉडी हो सकता है किसी दूसरे बैक्टीरिया की वजह से भी बन रहे हो, तब भी टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। कंफर्म करने के लिए अपन 3 में से कोई एक टेस्ट करेंगे, और इन 3 में से टीपीएचए जो टेस्ट है ये अच्छा टेस्ट, बेस्ट मेथड मानी जाती है, कॉमनली इसका यूज किया जाता है ना, स्पेसिफिक टेस्ट में। ठीक, आगे बढ़े। एग्जाम में कई बार तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन जाते हैं ना, थोड़ा सा मैं वो भी डिस्कस करते चलूं। एग्जाम में कई बार तो एकदम सिंपल क्वेश्चन बनते हैं कि सिफिलिस के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, तो ऑप्शन में बीडीआरएल आ गया तो बीडीआरएल आंसर हो गया। अभी तक कुछ ऐसे ही क्वेश्चन बने हैं, कभी थोड़े डिटेल में आएगा तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सिफिलिस के लिए स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा है ना। ध्यान देना आप, बीडीआरएल, आरपीआर, बासरमैन, ये सारे टेस्ट जो है वो नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। तो कभी एग्जाम में थोड़े और डिटेल में क्वेश्चन आया कि सिफिलिस के लिए हम स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा करते हैं, तो स्पेसिफिक में 3 में से अगर कोई ऑप्शन में है तो वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़े, है ना। मैं सिर्फ उन पॉइंट पे ही डिस्कशन कर रहा हूं क्लास में जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, और ज्यादातर आप पढ़ते टाइम छोड़ देते हैं। अदरवाइज अगर अपन पढ़ना चाहें प्रैक्टिकल की तरह, अगर अपन पढ़ना चाहें, टेस्ट की प्रोसीजर पढ़ना चाहें, तो टॉपिक जो होगा वो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े अपन अगले टेस्ट पे अपन आते हैं। अगला टेस्ट है अपना आर फैक्टर, या फिर अपन इसको आर एफ भी बोलते हैं, आर फैक्टर भी बोलेंगे। रिमोटाइड फैक्टर पूरा जो नाम है इसका, रिमोटाइड फैक्टर अपन इसको बोलते हैं ना। आर ए या आर एफ दोनों वर्ड अपन इसके लिए यूज करते हैं, कई कई जगह पर आर ए, कई कई जगह पर आर एफ यूज किया जाता है ना। आर ए मतलब र्यूमेटाइड आर्थराइटिस फैक्टर है ना, और आर एफ मतलब र्यूमेटाइड फैक्टर, सिंपल। तो र्यूमेटाइड फैक्टर जो अपन टेस्ट लगाते हैं ये बेसिकली र्यूमेटाइड आर्थराइटिस को डिटेक्ट करने के लिए अपन टेस्ट लगाएंगे, है ना। बेसिकली ये जो टेस्ट लगता है ये र्यूमेटाइड आर्थराइटिस को डिटेक्ट करने के लिए आता है। और इस तरह के जो पेशेंट होते हैं इनमें एक फैक्टर प्रेजेंट होगा, र्यूमेटाइड फैक्टर, है ना, उसी को डिटेक्ट अपन करते हैं। अब ये र्यूमेटाइड फैक्टर है क्या? र्यूमेटाइड फैक्टर जो होता है ये आईजीजी मॉलिक्यूल के एफसी पोर्शन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाता है। र्यूमेटाइड फैक्टर क्या है? ये एक तरह की एंटीबॉडी है। थोड़ा समझना इसको, थोड़ा सा समझने वाली लाइन है ये। र्यूमेटाइड फैक्टर क्या है ना। कई बार इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, उनमें कंफ्यूज हो जाती है अपन। र्यूमेटाइड फैक्टर जो है वो एक तरह की एंटीबॉडी है, लेकिन ये एंटीबॉडी किसी बैक्टीरिया के अगेंस्ट में नहीं बन रही। ये जो एंटीबॉडी बन रही है ये अपनी ही एंटीबॉडी में ध्यान देना। अपन ने जब एंटीबॉडी पढ़ रहे थे तो एंटीबॉडी में अपन ने पढ़ा था कि ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये फैब फ्रेगमेंट होता है। फैब मतलब एंटीजन बाइंडिंग साइट, ऊपर वाला फ्रेगमेंट जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है ये अपना फैब फ्रेगमेंट कहलाता है, जिसमें अपने एंटीजन जुड़ते हैं। ठीक है, इसमें बाई शेप में होता है अपना एंटीबॉडी। तो बाई शेप की एंटीबॉडी में ऊपर वाली जो है पोर्शन ये अपने फैब फ्रेगमेंट कहलाते हैं। नीचे वाला जो पोर्शन है ये एफसी फ्रेगमेंट कहलाता है ना। एफसी, यहाँ पर सी का मतलब होता है एक्चुअली क्रिस्टलाइजेशन मतलब ये वाला जो फ्रेगमेंट होता है ये थोड़ा सा क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो एफसी फ्रेगमेंट जो होता है वो किसी सेल से अटैच होता है। सेल से मतलब जैसे अपन आरबीसी की बात करें तो आरबीसी या कोई ऐसा एंटीबॉडी है जो किसी सेल से जाकर अटैच हो रहा है, तो सेल से जो अटैच होगा, जिस जगह से अटैच होगा उसे अपन एफसी फ्रेगमेंट कहते हैं। ठीक है, तो अगर इस फ्रेगमेंट के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाए, है ना, ये वाली जो एंटीबॉडी होती है र्यूमेटाइड फैक्टर, ये एंटीबॉडी ही है। लेकिन ये एंटीबॉडी अपनी ही बॉडी की एंटीबॉडी, अपनी बॉडी की एंटीबॉडी में 5 तरह की एंटीबॉडी होती हैं। अपन ने एंटीबॉडी को पढ़ा है इससे पहले इम्यूनोलॉजी में। एंटीबॉडी अपनी 5 तरह की होती हैं, उसमें 5 में से एक एंटीबॉडी है अपनी आईजीजी एंटीबॉडी के एफसी फ्रेगमेंट के अगेंस्ट में अगर एंटीबॉडी बन जाए तो उस एंटीबॉडी को अपन र्यूमेटाइड फैक्टर कहते हैं। और ये र्यूमेटाइड फैक्टर जब बढ़ते हैं तो पेशेंट में जो डिसीज होती है उसको अपन र्यूमेटाइड आर्थराइटिस कहते हैं। ये जो डिसीज होती है र्यूमेटाइड आर्थराइटिस ये एक्चुअली
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अपन ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है कि अपनी बॉडी में अपने आप ही एंटीबॉडी बन रही है, अपनी बॉडी के ही अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन रही है, तो उनको अपन आंटो, इस तरह की जो डिसीज होती है उसको अपन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये जो एंटीबॉडी है रूमेटॉइड फैक्टर, ये अपनी ही आईजीजी एंटीबॉडी के अगेंस्ट में ही एंटीबॉडी होती है, और ये कब बनती हैं? जब पेशेंट को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो वैसे अपन बेसिकली अपनी ये जब आरए टेस्ट लगाते हैं, ये लगाते तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, लेकिन ये एंटीबॉडी भी एकदम स्पेसिफिक नहीं होती, एकदम स्पेसिफिक नहीं। ज्यादातर मामलों में ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन में ही अपन को रूमेटॉइड फैक्टर देखने को मिलेगा, लेकिन कई बार ये एसएलई की केसेस में, एसएलई अपन ने पढ़ा है डिसऑर्डर, जब अपन ने पढ़े थे सिस्टेमिक एरिथ्रोमेटिस बोलते हैं अपन इसको, है ना, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस, है ना, एसएलई, या फिर कोई दूसरे भी अगर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, डिसीज है, तो उस कंडीशन में भी आरए फैक्टर बन सकता है ना। लेकिन मोस्टली ज्यादातर केसेस में रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन में ही रूमेटॉइड फैक्टर बनते हैं। तो आर्थराइटिस को डिटेक्ट करने के लिए अपन आरए फैक्टर का यूज करते हैं। और आरए फैक्टर है क्या? आरए फैक्टर एक्चुअली एंटीबॉडी है, और इस तरह की एंटीबॉडी है जो अपनी ही एंटीबॉडी के अगेंस्ट बन रही है। मतलब जैसे एंटी मिसाइल आप कह सकते हैं ना, जब अपन एंटीबॉडी पढ़ रहे थे तो एंटीबॉडी को मैंने मिसाइल कहा ना, कि किसी बैक्टीरिया को खत्म करना है तो हमारी जो सेल्स होंगी वो मिसाइल छोड़ेंगी। ठीक है, अब लेकिन कभी ऐसा हुआ, भाई अपना देश है ना, अगर दूसरे देश से लड़ना है तो मिसाइल छोड़ेगा, लेकिन कभी दूसरे अपने ही सैनिक का दूसरी टुकड़ी है, और जब एक टुकड़ी ने अगर मिसाइल छोड़ी और दूसरी टुकड़ी को लगा, सेना की दूसरी टुकड़ी को लगा कि ये मिसाइल अपनी नहीं है, और उसी मिसाइल के अगेंस्ट में उन्होंने भी एक मिसाइल छोड़ दी, है ना। तो इस तरह की बात जो होती है वो अपनी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होती है। ये अपनी रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है इसमें यही होगा कि एंटीबॉडीज जो बन रही हैं उनके अगेंस्ट में ही दूसरी तरह की एंटीबॉडी बन जाएंगी, और ये दूसरी तरह की एंटीबॉडी जो होती है वही हमारी रूमेटॉइड फैक्टर कहलाती है। ठीक, आगे बढ़े। अगला अपना टेस्ट है सीआरपी। सीआरपी, अब ये क्या है भाई? सीआरपी का मतलब होता है सी रिएक्टिव प्रोटीन, है ना। ये फुल फॉर्म भी आपको नॉलेज होना चाहिए, बड़ी कॉमन टेस्ट है, वैसे तो फुल फॉर्म सबको याद होगा ही होगा। ठीक है, देखो एक स्टूडेंट ने, काजल ने लिखा है ASOCRP, ये क्या है? ये सब अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बोर्ड हीट नहीं हो रहा, दीपक ने लिखा था। चलो, मक्खी बैठ रही थी, एक मक्खी परेशान कर रही। चलो आगे बढ़ते, सीआरपी पे आते। पर सीआरपी क्या होता है? सी रिएक्टिव प्रोटीन। अब ये सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या है? ये सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होता है वो एक तरह का एबनॉर्मल प्रोटीन होता है, जो कि इन्फ्लामेशन के रिस्पॉन्स में ये प्रोड्यूस होता है। इन्फ्लामेशन, जब भी बॉडी में इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग। अब स्वेलिंग कब होती है भाई? स्वेलिंग कब होगी? स्वेलिंग जब भी कोई इन्फेक्शन होगा, तो उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए हमारे जो बॉडी रिस्पॉन्स करती है, तो बॉडी रिस्पॉन्स करने के लिए अपन ने पढ़ा था भाई, है ना, अपनी जो ब्लड की कैपिलरी होती है उनमें थोड़ा सा ऑस्मोल जगह बना देती है, उसमें स्वेलिंग कर देती है ना। तो उसकी वजह से अपनी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं इसको अपन एक वर्ड में इन्फ्लामेशन कहते हैं, है ना। सारे सिम्टम्स जो इन्फेक्शन की कंडीशन में आते हैं, स्वेलिंग वगैरह, इचिंग वगैरह, ये अपनी इन्फ्लामेशन कहलाते हैं। तो उन कंडीशन में एक तरह का एबनॉर्मल जो प्रोटीन बनता है, ये एबनॉर्मल प्रोटीन अपना सी रिएक्टिव प्रोटीन कहलाएगा। ठीक है, ध्यान देना आप, जब अपन एंटीबॉडी पढ़ रहे थे तो एंटीबॉडी पढ़ने के टाइम पर मैंने एक और वर्ड यूज किया था, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी अपना एक यूज होता है जब भी कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, जब भी कोई इन्फेक्शन या फॉरेन पार्टिकल जब भी इंटर करेगा, तो अपनी बॉडी में सेल्स भी काम करती हैं, अपनी तरह से सेल्स उसको इनगल्फ करती हैं। दूसरी एंटीबॉडीज अलग तरह से काम करती हैं। एंटीबॉडीज जो अपनी सेल्स होती हैं वो एंटीबॉडीज छोड़ देंगी, मिसाइल छोड़ देंगी उसको खत्म करने के लिए। लेकिन तीसरी एक चीज और भी होती है, कुछ प्रोटीन के पार्टिकल जो होते हैं वो भी उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। इन प्रोटीन को अपन कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट वैसे तो बहुत सारे अपन ने अभी कॉम्प्लीमेंट को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा अपन ने, बहुत सारे होते हैं, करीब 20-22, बहुत सारी बुक में 20-22 दिए हैं, गॉडकर में पढ़ोगे तो आप सिर्फ 12 मिलेंगे आपको।
तो जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होते हैं उन्हीं की ही तरह एक प्रोटीन है सी रिएक्टिव प्रोटीन। लेकिन ये सी रिएक्टिव प्रोटीन कब बनेगा? जब बॉडी में कहीं पे भी इंफ्लामेशन होगा। ठीक है, अब यहां पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर सी रिएक्टिव में सी और रिएक्टिव का ये नाम क्या है, सी का मतलब क्या है? तो यहां पर सी जो मतलब है, यहां पर सी का मतलब है कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट शब्द कहां से आ गया? एक्चुअली इसका जो नाम बना है, ये जब पहली बार डायग्नोसिस हुआ था, जब ये पहली बार डिटेक्ट हुआ था सीआरपी, तब कैसे डिटेक्ट हुआ था कि ये साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट ने देखा कि एक पेशेंट है, किसी पेशेंट को एक्यूट इन्फ्लामेशन हुआ, उसको स्वेलिंग वगैरह बहुत थी, है ना। तो जब उसने उस पर टेस्ट लगाया और टेस्ट लगा के उसने देखा कि उसमें ब्लड में एक तरह का सब्सटेंस है, और ये जो सब्सटेंस है ये न्यूमोकोकस, न्यूमोकोकस क्या है भाई? अपना स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई को अपन न्यूमोकोकस कहते हैं, उसकी सेल वॉल में जो कार्बोहाइड्रेट है उसके साथ ये रिएक्ट कर रहा है। तो उसने क्या देखा साइंटिस्ट ने देखा कि जब भी पेशेंट को इन्फ्लामेशन होता है तो उनके इन्फ्लामेशन की कंडीशन में एक तरह का एक प्रोटीन बनता है, और ये जो प्रोटीन होता है ये न्यूमोकोकस की सेल वॉल का जो कार्बोहाइड्रेट होता है उससे ये रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो अगर न्यूमोकोकस का इन्फेक्शन है होगा तो उस कंडीशन में भी सीआरपी बन जाता है। लेकिन सिर्फ न्यूमोकोकस ही नहीं है, न्यूमोकोकस के अलावा किसी भी तरह का अगर इन्फ्लामेशन हुआ तो उस कंडीशन में ये सब्सटेंस बनेगा। तो उसने यहां से कार्बोहाइड्रेट शब्द से सी निकाला और उससे रिएक्ट किया है इसने प्रोटीन ने, तो उसने इसका नाम सी रिएक्टिव प्रोटीन रख दिया। तो कहने का मतलब क्या है भाई? ये प्रोटीन कोई ऐसा प्रोटीन नहीं है कि हर एक तरह के कार्बोहाइड्रेट से रिएक्ट कर रहा है, या सी का मतलब ऐसा नहीं कि सेल किसी सेल से रिएक्ट कर रहा है। सीआरपी का मतलब ये है कि इसने न्यूमोकोकस के कार्बोहाइड्रेट से रिएक्ट किया था। कब? पहली बार, जब पहली बार, क्योंकि ज्यादातर पहली बार जो चीज होती है उसी के आधार पे उसका नाम होता है ना। तो पहली बार इसने कार्बोहाइड्रेट से रिएक्ट किया था, इसलिए इसका नाम सी, और सी मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से रिएक्ट किया था तो सी रिएक्टिव प्रोटीन इसका नाम रख दिया। लेकिन बाद में इसमें कार्बोहाइड्रेट का कोई ज्यादा रोल नहीं है। ये तो अपन ये देखते हैं कि भाई जब भी किसी को इन्फ्लामेशन होगा पेशेंट को, तो इन्फ्लामेशन की कंडीशन में ये सीआरपी जो होता है ये बढ़ जाता है, और ये जो सीआरपी होता है ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ये बाकी के जो दूसरे प्रोटीन है, कॉम्प्लीमेंट अपन ने पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट हमारी बॉडी में कुछ प्रोटीन होती है जो फॉरेन पार्टिकल से लड़ने का काम करते हैं, है ना, एंटीबॉडीज को प्रोडक्शन कराने का काम करते हैं। तो ये जो सीआरपी होता है ये क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने के बाद क्या होगा? अगर ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो जो प्रोटीन हमारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है वो बनने लगेंगे, और साथ साथ में हमारी जो मैक्रोफेजेस सेल हैं ये फेगोसाइटोसिस करने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर बॉडी में कहीं इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए ये सीआरपी प्रोटीन बनता है, और सीआरपी प्रोटीन क्या करेगा? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। हमारी मैक्रोफेजेस सेल हैं, है ना, उनको बोल देगा कि भाई उसको जो इन्फेक्शन है उसको खा दो, बैक्टीरिया वगैरह है तो उसको इनगल्फ कर दो, फेगोसाइटिस कर दो, उसको प्रमोट करता है। मैक्रोफेजेस के जो फेगोसाइटोसिस की जो रिएक्शन होती है उसको वो प्रमोट करता है। ठीक है, इसका टेस्ट अपन करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए कैसे करेंगे भाई अपन टेस्ट? अपन इसके अगेंस्ट में एंटी सीआरपी एंटीबॉडी लेते हैं, और उसके साथ अपन लेटेक्स पार्टिकल को कोटेट कर देते हैं। लेटेक्स पार्टिकल क्या होते हैं भाई? अब ये लेटेक्स पार्टिकल क्या है ना, ये छोटे छोटे बर्ड वाले कंफ्यूज करते हैं अपन। इम्यूनोलॉजी में ये छोटे छोटे बर्ड आपने समझ लिए, मतलब इम्यूनोलॉजी आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है। इम्यूनोलॉजी में बेसिकली ये छोटे छोटे बर्ड आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है। लेटेक्स पार्टिकल का मतलब क्या है? लेटेक्स पार्टिकल का मतलब ये है कि जब भी अपन एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन कराते हैं तो कई बार रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें एंटीजन एंटीबॉडी जुड़ गए लेकिन वो अपन को दिख नहीं पाते। देखो जैसे अपन ब्लड ग्रुप लगाते हैं तो ब्लड ग्रुप में एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे है। अब उसमें अगर अपन जब एंटीबॉडी ऐड करते हैं तो आरबीसी आपस में चिपक जाएंगी। आरबीसी चिपक गई मतलब उनमें एग्लूटेशन अपन को आराम से दिख रहा है, उसमें अपन को एग्लूटेशन दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन
दूसरी कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें अगर एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन तो कर रही है, लेकिन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करने के बाद वो रिएक्शन अपन को नहीं दिख पाए, तो ना दिख पाए तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि एंटीबॉडी के साथ कोई दूसरी चीज को ऐड कर देते हैं, चिपका देते हैं उसके साथ, ताकि एंटीजन एंटीबॉडी जब रिएक्शन करें तो वो रिएक्शन हमको आराम से दिख जाए। उसी को ही अपन लेटेक्स पार्टिकल बोलते हैं। तो सीआरपी टेस्ट में अपन यही करते हैं। सीआरपी टेस्ट आप लोगों ने लगाया होगा। अपना जो रीजेंट आता है वो व्हाइट आता है, व्हाइट रीजेंट आता है ना, एकदम व्हाइट। तो उसमें व्हाइट जो होते हैं वो एक्चुअली लेटेक्स पार्टिकल होते हैं। तो जब अपन इसका टेस्ट लगाएंगे, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो ये पार्टिकल जो होती हैं वो एग्लूटिनेट हो जाती हैं। क्यों एग्लूटिनेट हो जाती हैं? क्योंकि पार्टिकल के साथ जुड़े हैं एंटीबॉडी, और अगर एंटीजन प्रेजेंट हुआ सैंपल के अंदर तो एंटीबॉडी आपस में जुड़ेंगे, और एंटीबॉडी आपस में जुड़ेंगे तो लेटेक्स पार्टिकल भी एग्लूटिनेट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और रिएक्शन हमको आराम से दिख जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली रिएक्शन को देखने के लिए अपन लेटेक्स पार्टिकल का यूज करते हैं। ठीक, तो ये था भाई हमारा आज का टॉपिक, कॉमन सीरोलॉजिकल टेस्ट। इससे पहले के टॉपिक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का कुछ पार्ट छूटा हुआ था। अपन ने एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से कुछ टॉपिक तो डिस्कस कर लिए थे, कुछ पार्ट अपने रह गए थे, जैसे कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन रह गया थोड़ा सा, अपन मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन अपन एमसीक्यू की क्लास में अपन इसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, है ना। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन मैंने कहा था भाई, कॉम्प्लीमेंट में कुछ प्रोटीन होते हैं जो प्रोटीन एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन कराते हैं, तो उनको ही फिक्स करके अपन कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट करते हैं। अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूँ। जो टॉपिक बचा था एमसीक्यू की जो क्लास होगी उनमें मैं इसमें से क्वेश्चन डालूंगा, तो उसमें से अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में से कुछ जो टेस्ट होते हैं न्यू टेक्निक मानी जाती है। न्यू टेक्निक में अपनी एलाइजा हो गया, एलाइजा, आईएफए, आरआईए, सीएलआईए, आईएससी, वेस्टर्न ब्लॉट, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी, ये अपनी न्यू टेक्निक है ना। कई बार तो इनसे सिंपल फुल फॉर्म से क्वेश्चन आते हैं कि सीएलआईए का फुल फॉर्म क्या होता है, आरआईए का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए ना। ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन एक एलाइजा जरूर अपने लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इससे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, इन एलाइजा को अपन आगे किसी एमसीक्यू क्लास में एलाइजा को अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे, है ना। तो एलाइजा को फिलहाल आप ये समझो, एलआईए, आरआईए, वेस्टर्न ब्लॉट जो अपने छूटे हैं, इनको अपन एमसीक्यू की क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोगों ने मैंने नोट्स आपको भेज दिए हैं, तो आपने थ्योरी पढ़ी ली होगी। ठीक, तो ये थी अपनी आज की क्लास, है ना। तो मैं एक बार आप लोगों के मैसेज और देख लेता हूँ। हो गया सर, कोई चलो, लास्ट में परेशान ना करो मक्खी। हाँ, कन्फर्मेटरी टेस्ट टीपीएच होता है, बिल्कुल काजल। रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव में अपन रिपोर्ट करते हैं सर। फर्स्ट टेस्ट कैसे करते हैं? सौरभ क्या पूछना चाह रहे हो आप? फर्स्ट टेस्ट कैसे करते हैं, मैं समझा नहीं है। हाँ, आज का टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट था रावत, बिल्कुल। टीपीएच से क्वेश्चन आ चुका है, ठाकुर ने लिखा है, ठीक है। सिफिलिस पेशेंट को क्या नहीं करना चाहिए? सिफिलिस भाई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है ना। तो किसी पेशेंट के कांटेक्ट में अपन को ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। सीआरपी एडमिया में भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, एडमिया में भी कर सकते हैं भाई, इन्फ्लेमेशन। हाँ, व्हाइट रीजेंट और ब्लैक साइड होती है, बिल्कुल। न्यूबॉर्न बेबी में भी अपन सीआरपी करते हैं, बहुत बढ़िया। न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं उनमें आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूबॉर्न बेबी के लिए सीआरपी टेस्ट बहुत आते हैं। तो उसका कारण यही है कि न्यूबॉर्न बेबी में अपन को ये देखना होता है कि कहीं कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है उसको, है ना। अब ये सीएलआई ये किस में करते हैं, विडाल केस में करते हैं। ये एमसीक्यू की क्लास जो होंगी, जितनी भी टेक्निक हैं उनको मैं थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करूंगा एमसीक्यू की क्लास में, ठीक है। बाकी थ्योरी की क्लास को अभी अपन इतना ही एंड करते हैं, ठीक है।
मनीषा, एमसीक्यू में कहां पर क्या गलती है, आप स्क्रीनशॉट लेके भेज देना व्हाट्सएप पे, अपन उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी डाउट है आपको क्लास में, आप देखो किसी अदर टॉपिक से मत पूछा करो कि आरबीसी कितने है, ये वो है ना। जो भी आपको डाउट रहते हैं आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, थोड़ा सा पेशेंस रख लो, अगले वीक में अपनी पूरी राउट सेशन की क्लास होंगी, तो उसमें अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिडाल के लिए कंफर्मेटरी ट्यूब मेथड होती है रेशमा, है ना। हाँ, एमसीक्यू क्लास अपन पहले इम्यूनोलॉजी की एमसीक्यू क्लास करेंगे, उससे रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। स्टरलाइजेशन, ठीक है। जो टॉपिक आपको, छोटे मोटे टॉपिक अगर आपको ऐड करवाना हो तो वो भी आप मैसेज में लिख सकते हो। अपने पास पूरे 10 दिन है अभी, 27-28 के आसपास। ऐसा माना जा रहा है कि अपनी एग्जाम जो है वो 30 तारीख या 29 या 30 तारीख को होगा, है ना। ठीक है, मॉक टेस्ट देखो मेरे पास अभी तक टाइम नहीं मिल रहा था रावत, अब मैं एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ओपन है मनीषा, स्क्रीनशॉट ओपन है, आप ले सकते हो स्क्रीन। एडमिट कार्ड कब आएगा, 20 को भी आएगा एडमिट कार्ड। चलो, आज की क्लास के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इम्यूनोलॉजी में कुछ टेस्ट बचे हैं, वो अपने एमसीक्यू क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, है ना। बाकी अपनी थ्योरी की क्लास कंप्लीट हो चुकी है ना। अह, कल संडे को अपन ऑफ रखेंगे, तो कल संडे के दिन वैसे तो मॉक टेस्ट आपके डेली दो दो तो मैं अपलोड कम से कम कर ही देता हूँ संडे के दिन, लेकिन अपना एक ऑनलाइन में फ्री रहता है, तो कल एक टेस्ट आपके लिए पेड वाले कोर्स में, एक जो होगा वो फ्री वाले में होगा, तो फ्री वाले में भी आप जाके देख लेना। उससे क्या होता है, अपन को थोड़ी सी रैंकिंग मालूम चल जाती है कि दूसरी कोचिंग के बच्चे अपन से कितने आगे वाले हैं, ठीक है। चलो, बाकी अपन आगे मंडे से और कंटिन्यू करेंगे, अपनी एमसीक्यू से शुरुआत करेंगे, डाउट सेशन अपन रखा करेंगे, है ना। जो भी आपकी बातें हैं वो आप व्हाट्सएप पे मैसेज में डाल दिया करो। एक हफ्ते में जितना ज्यादा और पॉसिबल हो सका, जितना ज्यादा इंक्लूड हो सका अपन उतना इंक्लूड करेंगे, ठीक है भाई। चलो, आज के लिए मुझे इजाजत दें, मिलते हैं अपन मंडे को, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, जय हिंद।